नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा, जिसे हम पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा कहते हैं और कई बार इसे ही पुरातनवादी इतिहास लेखन अभिगम भी कहा जाता है। इतिहास लेखन की यह एक महत्वपूर्ण परंपरा है जिसके ज़रिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे भारत के उन महाकाव्यों या फिर पुराण हो या फिर वेद हो, उनसे कैसे हमें इतिहास के स्रोत मिलते हैं। क्योंकि हर बार जो पश्चिमी देश के इतिहासकार रहे हैं या फिर अंग्रेज़ रहे हैं, वे हम पर ये तानाकसी या छीटाकसी करते आए हैं कि हमें इतिहास लिखना नहीं आता है, हम केवल साहित्यिक ग्रंथों तक सीमित रहे। तो इस इतिहास लेखन परंपरा के ज़रिए हम उन्हें ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे साहित्यिक ग्रंथ थे, उनमें भी इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू हमें नज़र आते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि पुरातनवादी इतिहास लेखन अभिगम या परंपरा में वे कौन-कौन से तत्व हैं जिनके ज़रिए हमें इस अभिगम को समझने में मिलेगा। इस बार नोट्स थोड़े अलग हैं, इसीलिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, प्रारंभिक इतिहास वैदिक दान स्तुतियों के बारे में भी हमें मिलता है। इसे मैं ब्रीफ में समझाऊं तो जैसे हम किसी मंदिर में दान देते हैं तो होता यह है कि उस मंदिर के शिलालेख में हमारा नाम लिखा होता है। जैसे मैं अपने किसी गांव या फिर किसी रिश्तेदार के गांव के बड़े मंदिर में जाता हूं तो वहां मैं देखता हूं कि जिन्होंने बड़ी राशि दान की है, उनके नाम लिखे होते हैं कि फलाने फलाने सिंह ने इतने रुपए दिए हैं। वैसा ही इस समय पर होता था। अगर कोई युद्ध हो या फिर अश्वमेध यज्ञ हो या फिर कोई बड़ा आयोजन हो तो राजा दान दिया करते थे और वे देते थे मंदिरों को, और मंदिर के जो पुजारी हुआ करते थे वे इसे इतिहास के रूप में लिखा करते थे कि इन्होंने इतना दान दिया है और इन्होंने इतना दान दिया है। तो इससे हमें राजा पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है कि जिसने ज़्यादा दान दिया हो सकता है कि वो शासक रहा होगा। आइए इसे पढ़कर और समझते हैं। वेदों में दान व दानदाता का विवरण मिलता है। प्रारंभिक उदाहरण ऋग्वेद से है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। इनमें श्लोक है जिन्हें दान स्तुति कहा गया है। दान स्तुति यानी कि दान की प्रशंसा में। यह स्तुतियाँ दान ग्रहण करने वालों ने लिखी है जो पुजारी थे, और इनमें प्रायः दाता के नाम का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार के आभार या घोषणाएं प्रमुख अनुष्ठानों जैसे अश्वमेध आदि के अंग हुआ करते थे। अनुष्ठान के रूप में यज्ञाय अश्व को एक वर्ष के लिए भ्रमण के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। इस दौरान एक ब्राह्मण पुजारी हर सुबह संरक्षक की उदारता की प्रशंसा में गीत गाता था, और बहुत संभव है कि कई कथाएं जो बाद में पुराणों और महाकाव्यों में संकलित हुई, इस प्रकार की वर्णनात्मक पद्धतियों से ही विकसित हुई है। मालिकों की उदारता और वीरता के स्मरण केवल साधारण वस्तुपरक विवरण नहीं थे, बल्कि उनका उद्देश्य राजाओं को उनसे की गई उम्मीदों पर खरे उतरना सुनिश्चित करना था। इस तरह यह इतिहास राजाओं के संदर्भ से जुड़े हैं, यानी कि हमें यहाँ पर से जानकारी मिलती है कि जिसने ज़्यादा दान दिया संभवतः वह राजा हुआ रहा होगा। इससे हमें ऐसी जानकारी मिलती है। अब हम ये समझते हैं कि क्या महाकाव्य ऐतिहासिक विवरण है। दोस्तों, यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि क्या महाकाव्य ऐतिहासिक विवरण है। जब हम इसे इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो हमें ये कहना होता है कि क्या इसके लिए हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं कि क्या सच में राम भगवान थे, क्या सच में अर्जुन जैसा कोई व्यक्ति रहा होगा। जब हम इस बात को धार्मिक पक्ष में बोलते हैं तो अच्छी तरह से हमारी खातिरदारी होने की संभावना होती है, हमारे हाथ लाल पीले होने की संभावना होती है। लेकिन जब हम इसी बात को इतिहास लेखन में रखते हैं तो वहाँ पर प्रमाण की आवश्यकता होती है, और हमें यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि क्या महाकाव्य ऐतिहासिक विवरण हैं। वे कौन कौन से पहलू हैं जो बताते हैं कि महाकाव्यों में हमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। ये जानने के लिए हमें पढ़ना होगा। आइए देखते हैं। पारंपरिक तौर पर महाभारत को इतिहास
और रामायण को महाकाव्य माना जाता है। यानी कि जो महाभारत है उसे एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, जबकि रामायण को एक साहित्यिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। आपको बता दूं कि महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसी रामायण के आधार पर 15वीं शताब्दी के आसपास 14वीं 15वीं शताब्दी के मध्य में गोस्वामी तुलसीदास ने इसी आधार पर रामचरितमानस की रचना की, जो कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला महाकाव्य है। और इसमें सरल रूप में हमें भगवान श्री राम के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, महाकाव्यों की कथाओं के सार पहली शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक शताब्दियों में मिल सकते हैं, लेकिन पाठ के रूप में यह काफ़ी बाद चौथी 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिखे गए। यानी कि लंबे समय तक ये केवल श्लोक के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र किए जाते थे और चौथी 5वीं शताब्दी में आकर इन्हें लिखा गया था। कई सदियों से इनमें परिवर्तन किए जा रहे हैं। उत्तरवर्ती वैदिक काल में कुरुओं और पांचालों का जिक्र सामान्यतः किया गया है। पहली शताब्दी से पहले महाकाव्य में उल्लिखित विशिष्ट पात्रों के संदर्भ में वैदिक साहित्य में अपेक्षाकृत अपर्याप्त है, जबकि यह दोनों वंशावलियां महाभारत में महत्वपूर्ण है। रामायण के कौशल और विदेह जैसे घटना स्थल और भी कम है और एक बार फिर महाकाव्य के प्रमुख पात्र उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य में शायद ही मिलते हों। दोस्तों, यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि ये अगर ऐतिहासिक ग्रंथ होते तो क्यों इनमें परिवर्तन होता, जबकि रामायण और महाभारत में जो रचनाकार है वो समय के साथ साथ अपनी दृष्टि से परिवर्तन करते रहे हैं। किसी की रामायण में राम भगवान बहुत उदात्त होते हैं, यानी कि बहुत ही धीरज रखने वाले पुरुष होते हैं, और किसी की रामायण में बहुत ही उतारू किस्म के व्यक्ति हो जाते हैं। जैसे जो बंगाली रामायण है उसमें भगवान श्री राम बार बार रोते हुए दिखाई देते हैं, जो कि में वैसा उनका स्वभाव नहीं है। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर ये ऐतिहासिक ग्रंथ होते तो इनमें क्यों इतने फेरबदल होते, इसीलिए इन्हें साहित्यिक ग्रंथ मानना ज़्यादा उचित होगा। पुरातात्विक उत्खनन और पर्यवेक्षण यह संकेत देते हैं कि महाभारत से जुड़े स्थल जैसे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ और रामायण से संबंध स्थल अयोध्या इस काल में छोटी प्राक नगरियाँ बसती थी। यानी कि जब इनकी रचना हुई तो उस समय अयोध्या, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जैसे कुछ समृद्ध शहर थे। हो सकता है कि जो लेखक रहा हो उसने इन्हीं को केंद्र में रखकर अपनी रचना लिखी हो। इसके बाद हम देखें, महाकाव्यों में चित्रित घटनाओं की यथा तथ्य ऐतिहासिकता प्रमाण करना असंभव है, फिर भी पाठों का उनमें प्रयुक्त शैली के संदर्भ में विश्लेषण किया जा सकता है और किया भी गया है। महाभारत में चंद्रवंशीय तो रामायण में सूर्यवंशीय वंशावलियों का उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक मध्यकाल 7वीं शताब्दी में कुछ शासक परिवारों की पीढ़ियां इन्हीं वंशावलियों से है। यह वंशावलियां ऐतिहासिक वास्तविक भी नहीं हो सकती है, लेकिन सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करने के कारण यह महत्वपूर्ण है। अगर हम एक इतिहास लेखक की दृष्टि से देखें तो ये हो सकता है कि जिस समय चौथी 5वीं शताब्दी में इन ग्रंथों को लिखा गया हो सकता है कि उस समय चंद्रवंशीय और सूर्यवंशीय जाति से संबंध रखने वाले जो शासक थे उनकी संख्या ज़्यादा रही होगी, उनका प्रभाव ज़्यादा रहा होगा। जैसे कि जब हम 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य देखते हैं तो ये राजपूत काल कहलाता है उत्तर भारत में। इस समय राजपूत वंश के एक से एक बढ़कर महान शासक हुए। इसीलिए जब आप इस समय का उत्तर भारतीय जो वीर काव्य है या फिर साहित्य आप देखते हैं तो उसमें इन राजपूत राजाओं के बारे में जिक्र ज़्यादा मिलता है। तो ऐसा हो सकता है कि जब इस रचना को लिखा गया, इन महाकाव्यों को लिखा गया, उस समय पर इन वंशों के कुछ शासक रहे होंगे, उन्हीं को ध्यान में रखकर और इन विकसित शहरों को ध्यान में रखकर इन ग्रंथों को लिखा गया होगा। हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं है कि क्या ये वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ है, और इस बात को झुठलाने के भी कोई प्रमाण नहीं है कि ये सिर्फ साहित्यिक ग्रंथ है। इसीलिए जहाँ पर कोई अंत ना निकले वहाँ पर संशय पैदा कर दीजिए।
यानी कि हो सकता है कि ये ऐतिहासिक ग्रंथ रहे हों, लेकिन जब कोई प्रमाण नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि पौराणिक वंशावलियाँ क्या थी और क्या दर्शाती थी। हम देखते हैं कि अलग अलग शासक अपनी वंशावलियाँ शिलालेखों में या फिर अलग अलग जगहों पर लिखते थे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि शासक किस तरह तय करते थे कि उनका वंश कब से शुरू हुआ है, कब तक रहेगा, या फिर उनका कार्यकाल वो कैसे निर्धारित करते थे। आइए इस बात को जानते हैं। पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य तक पुराण नाम का अन्य प्रकार का साहित्य लिखा गया। महाकाव्यों की तरह पुराण पुराण के पुनर्वृत्त भी प्राचीन हैं, और जैसा कि महाभारत के उदाहरण में सुत्त कहलाने वाले एक सामाजिक समूह ने पुराणों माफ कीजिएगा एक समूह ने और प्रसार में स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुराणों में शामिल किए गए कुछ विवरणों की रचना, संकलन और प्रसार में स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्सर सूत लोक को चारण माना जाता है, यानी कि सूत लोक जाति के कुछ लोग हुआ करते थे जिन्हें हम राइटर कह सकते हैं, और वो इस तरह की रचनाएं करते थे और इनको आगे बढ़ाने में मदद करते थे। प्रारंभिक शासन में वे इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें उत्तरवर्ती वैदिक पाठों में राजा के मुख्य समर्थकों या रत्नों की श्रेणी में गिना जाता था। वे राजा के हरकारों की तरह काम करते थे, युद्ध में शांत रहते थे और राजा के महान कार्यों की गाथाएं सुरक्षित रखते थे। हालांकि मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों में श्रुत निम्न हैसियत के लोग माने जाते थे। इससे यह पता चलता है कि समाज में कुछ लोग शायद ब्राह्मण राजा के निकट रहने और राजकीय गाथाओं के बनने के लिए सूतों के दावों के विरोध में थे। जब महाकाव्य और पुराण अंततः लिख लिए गए तो सूतों के बजाय ब्राह्मणों को उनका रचयिता माना गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक तौर पर राजा के पास जो मुख्य व्यक्ति हुआ करता था वो सूत हुआ करता था, एक प्रकार से लेखक जो उनके सभी वीर गाथाओं को लिखते थे, और आगे चलकर उनका स्थान ब्राह्मणों ने हर लिया। पुराणों में 2 या 3 प्रकार की वंशावलियाँ मिलती हैं। पहली संतों की और दूसरी शासकों की। महाभारत का महत्वपूर्ण परिणाम गढ़ने वाले युद्ध को मानव इतिहास में संकट के लिए एक मोड़ चिन्हित करने वाला तथा पतन के युग की शुरुआत अर्थात कलयुग का आरंभ माना गया है। यानी कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के साथ ही कलयुग का आरंभ यहाँ वैदिक ग्रंथों में माना गया है। इन वंशावलियों की प्रामाणिकता नहीं है। इनसे हमें तात्कालिक सामाजिक स्थिति, उत्तराधिकार व छोटे भाइयों के दायित्व की जानकारी मिलती है। कुछ वंशावलियों में मातृ पक्ष की भी जानकारी मिलती है, यानी कि ज़्यादातर वंशावलियाँ पिता की तरफ से होती थी, लेकिन कुछ वंशावलियों में हमें माता की तरफ की जानकारी भी मिलती है। ये वंशावलियाँ भले ही प्रमाणित न हों, लेकिन हमें इस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि राज्यसभा की जो परंपराएं हैं, राज्यसभा यानी कि जो राजा का दरबार हुआ करता था, वहाँ पर किस प्रकार की परंपराएं चलती थी, जिनमें आता है प्रशस्तियाँ। दोस्तों, प्रशस्ति एक संस्कृत का शब्द है और जिसका अर्थ है प्रशंसा करना। अगर मैं आपकी प्रशंसा में कुछ लिखता हूँ तो एक प्रकार से प्रशस्ति है, और प्रशस्ति का ही बड़ा रूप प्रयाग कहलाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रशस्तियाँ जो कि अभिलेख का ही हिस्सा होती हैं, इनका उल्लेख 4वीं शताब्दी ईस्वी में मिलने शुरू हो गए थे। कभी कभी ये स्वतंत्र रूप से लिखे गए, मूल रूप से प्रशस्ति शासक की प्रशंसा में लिखे जाते थे। यानी कि जो प्रशस्तियाँ हुआ करती थी वो शिलालेख के एक भाग में होती थी, लेकिन कभी कभी सिर्फ प्रशस्तियाँ ही लिखी होती थी। इन प्रशस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। यह प्रशस्ति अशोक स्तंभ पर अंकित है। इसकी रचना हरिसेन या हरिशेन ने की थी, जो अनेक पदों पर रहने के अलावा एक कुशल कवि थे। इसमें कुछ वर्णनात्मक, ऐतिहासिक तो कुछ अतिशयोक्ति है। यहाँ पर
कहीं कहीं इतना ज़्यादा अतिशयोक्ति कहा गया है कि शासक के शरीर का वर्णन करते हुए हरिशेन लिखते हैं कि कुल्हाड़ों, तीरों, भालों, बर्छों, कीलों, तलवारों, गदाओं, नेजों और अन्य अस्त्रों के प्रहार से उत्पन्न घावों से अलंकृत होकर उसका शरीर और भी मनोहर हो गया था। माने कि यहाँ पर अगर हमें एक थप्पड़ पड़ जाए तो हमारी सूरत बिगड़ जाती है, और यहाँ पर समुद्रगुप्त के ऊपर उस समय के पूरे हथियार पड़ गए, उसके बाद भी ये भाई हैंडसम लग रहे थे, ऐसा कहते हैं हरिसेन। एक अन्य प्रसिद्ध प्रशस्ति 7वीं शताब्दी ईस्वी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की है, और इस प्रशस्ति को रचने वाले कवि रवि कीर्ति ने अपने कौशल की तुलना कालिदास और भैरवी से की है। यानी कि इन्होंने कहा है कि देखो भाई, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, जो कालिदास है और जो भैरवी है वो सब मेरे पैर छूने आते हैं, इसलिए मुझे हल्के में ना ले। इसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन मिलता है, और आपको पता ही होगा कि जो पुलकेशिन द्वितीय है उन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था और हर्षवर्धन को दक्षिण भारत आने से रोका था, नर्मदा नदी के उत्तर में ही उन्हें भेज दिया था, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं। अब हम देखते हैं जो चरित्र के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। राज्यसभा की परंपराएं, मैंने इससे पहले कहा था कि जो प्रशस्तियां हैं, प्रशस्तियां चरित्र का छोटा रूप होती है, मैंने गलती से प्रयाग कह दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो प्रशस्तियां होती है वो अगर 4 लाइन की होती है, तो जो चरित्र होता है वो 400 पेज का ग्रंथ होता है, और इसमें भी वही अतिशयोक्ति होती है कि हमारे राजा ऐसे हैं, हमारे राजा वैसे हैं, हमारे राजा सिर्फ ज़मीन में पैर रख देते हैं तो ज़मीन सोना बन जाती है, हमारे राजा सिर्फ किसी को देख लेते हैं तो पैर में सूसू कर देता है। इस प्रकार की बातें चरित्र में कही गई है। हालांकि इस प्रकार के जो ग्रंथ है या फिर इस प्रकार के जो स्रोत है, इनसे भले ही हमें स्पष्ट जानकारी या निष्पक्ष जानकारी की उम्मीद न हो, लेकिन उस समय की जो सामाजिक परिस्थिति है, जो कार्यकाल है, उसके विषय में हमें बखूबी जानकारी मिल जाती है। आइए जानते हैं चरित्र के बारे में। प्रधानतः राज्यसभाओं से संबंध, ये राज है, यहाँ पर मैंने राज कर दिया। राज्यसभाओं से संबंध लेखक की एक अन्य शैली चरित्र थी। चरित्र महान व्यक्तियों के जीवन और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा थे। चरित्रों के अधिकतर विद्वान उदाहरण संस्कृत में हैं, और प्रशस्तियों की तरह यह रचनाएं भी अत्यंत अलंकृत शैली में लिखी गई थी। अलंकृत मतलब कि बहुत सुसज्जित और बहुत ज़्यादा लोटपोट होकर प्रशंसा करने वाली स्थिति। दोस्तों, इसमें प्रमुख रूप से जो चरित्र आते हैं उनमें पहला है बुद्ध चरित्र, जिसे अश्वघोष ने 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा, और ये ले देकर महात्मा बुद्ध के विषय में है। और जो हर्ष चरित्र है उसे बाणभट्ट ने लिखे हैं, और हर्षवर्धन के विषय में जानकारी मिलती है। रामचरित्र की रचना संध्याकरण नंदिनी ने की थी, और यहाँ पर भगवान राम के बारे में नहीं, बल्कि रामचरित पूर्वी भारत के पाल शासक रामपाल, जो कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में हुए, उनका कीर्तिगान है। हमारे रामपाल तो ऐसे थे, हमारे रामपाल तो वैसे थे, इस तरह की बातें इसमें की गई है। इसके बाद में हम देखते हैं कवि इतिहासकार कल्हड़ और राजतरंगिणी। प्राचीन भारत में रची गई एकमात्र रचना राजतरंगिणी अर्थात राजाओं की नदी थी। राजतरंगिणी मतलब होता है राजाओं की नदी, जिसके रचयिता थे कल्हड़। 12वीं शताब्दी में उन्होंने इसे लिखा था, और एक तरह से राजतरंगिणी में कश्मीर का आदि युगीन समुद्र से भूमि की सृष्टि का विवरण लिखा गया है। 8 पुस्तकें यानी कि 8 भागों या फिर 8 तरंगों में यह रचना है, और यह पद्य में है। पद्य मतलब कविता में है, और गद्य मतलब कहानी होता है। तो जो राजतरंगिणी है वो एक कविता के रूप में है, और बहुत लंबी 8 बुक्स हैं ये। पहली 3 तरंगों में हमें कश्मीर का 7वीं शताब्दी ईस्वी तक का इतिहास मिलता है, प्रारंभ से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक का इतिहास। और जो चौथी से छठी तरंग है, इसमें हमें 8वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक का कश्मीर इतिहास मिलता है। इसके बाद में जो छठी से 8वीं तरंग है, इसमें हमें 12वीं शताब्दी का इतिहास मिलता है कश्मीर का। दोस्तों, जो छठी से 8वीं तरंगे हैं, ये सबसे बड़ा भाग है इस ग्रंथ का। इस प्रकार, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कल्हड़ थे वो एक ब्राह्मण के पुत्र थे और खुद एक मंत्री थे। शुरुआत में इन्होंने इस बात का
बहुत ज़्यादा विरोध किया कि जो पिता पुत्र है इनका संघर्ष नहीं होना चाहिए और एक सीधी व्यवस्था चलती रहनी चाहिए, लेकिन आगे जाकर इनके ग्रंथों में इसके विपरीत हमें नजर आता है। साथ ही ये महिला शासकों के विरोधी थे और ये मानते थे कि अगर कोई महिला राजा बनती है तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। इस प्रकार की बातें ये करते थे। हालांकि कश्मीर के बारे में एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ यही माना जाता है और राजतरंगिणी को ही भारत का पहला स्पष्ट प्रमाणित ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं इतिहास की अन्य परंपराएं। तो इसी समय बौद्ध परंपराएं शुरू हो चुकी थी चौथी से छठी शताब्दी के मध्य में, क्योंकि महात्मा बुद्ध इसी समय बौद्ध धर्म की स्थापना कर चुके थे। दीपवंश और महावंश जो कि श्रीलंका में लिखे गए महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ थे और जो बौद्ध मठ थे वो प्रमुख केंद्र बन चुके थे बौद्ध परंपरा का। दोस्तों, अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि तिथि निर्धारण पद्धतियाँ शासक किस प्रकार अपनाते थे। किस प्रकार ये माना जाता था कि किसी का शासनकाल कैसे होगा और क्यों कई बार बिना तिथि निर्धारण के राजा अपनी गद्दियाँ चलाते थे। हम देखते हैं कई शताब्दियों तक प्रचलित रही और प्राचीनतम पद्धतियों में से एक पद्धति जिसमें शासन वर्षों का प्रयोग किया जाता था, यह वह पद्धति थी जिसमें राजा शासन शुरू करने के वर्ष को पहला वर्ष मानते हुए अपने अपने शासन के वर्षों का इतिहास रखते थे। जैसे यही पद्धति मौर्य शासक अशोक ने अपनाई थी। अशोक ने अपने अभिषेक मतलब कि एक पवित्र जल से स्नान करने के बाद में वे राज सिंहासन में बैठते हैं कि तिथि को शासन का शुरुआती समय माना। इस बात की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है कि उन्होंने 269 ईसा पूर्व में गद्दी संभाली थी और इसी शिलालेख से जानकारी मिलती है कि अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। इसके अलावा राजवंश आधारित युग विकसित किए गए थे। इस पद्धति का सबसे ज्ञात उदाहरण गुप्त काल से मिलता है। इसकी शुरुआत 320 ईस्वी से की गई है। यह वो समय था जो सबसे पहले महत्वपूर्ण गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के लिए निर्दिष्ट किया गया है। रोचक बात यह है कि इस युग की गणना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से पूर्व प्रभाव में हुई, अर्थात जिस दिन वंश की शुरुआत हुई उसके 80 वर्ष बाद गणना आरंभ हुई। स्पष्ट है कि गुप्त राजाओं ने पकड़ मजबूत करने के बाद ही काल गणना आरंभ की और सत्ता पर अपने दावे को अतीत में उतनी दूरी तक ले गए जहां तक संभव था। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो प्राचीन भारत था वहाँ पर दो प्रकार की समय गणना चलती थी। पहली समय गणना वो जहाँ पर जिस दिन राजा गद्दी पर बैठा उसी दिन से उसके वंश का कार्यकाल शुरू हो जाता था, और दूसरी समय गणना वो जहाँ पर राजा जब तक शक्तिशाली और स्वतंत्र ना हो जाए तब तक वो अपनी गणना शुरू नहीं करता था। गुप्त वंश में यही हुआ। श्रीगुप्त ने स्थापना की, उसके बाद घटोत्कच आए और घटोत्कच के पुत्र रहे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। जब चंद्रगुप्त प्रथम ने ये देखा कि उनका वंश अब बड़ा बन चुका है और जो लिच्छवी वगैरह है उन्हें वो पराजित कर चुके हैं, उनमें मिल चुके हैं और अब एक बड़ी शक्ति बन चुकी है, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि अब हमारा वंश स्वतंत्र वंश हो चुका है और जितना पुराना इतिहास तक वो जा सकते थे वहाँ तक का इतिहास उन्होंने मान लिया कि ये भी स्वतंत्र शासक थे, जबकि वो थे नहीं। इसको अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन इसे हम राजा वाली पद्धति में अपनाते हैं। नरेंद्र मोदी राजा हैं, लेकिन प्रभाव ज़्यादा किसका है? अमित शाह का है। तो अमित शाह 50 वर्षों तक एक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। राजा नरेंद्र मोदी है, लेकिन जब वो राजा को पराजित करके खुद राजा बन जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि पिछले 50 वर्षों से मेरा वंश चला आ रहा है। यही गुप्त काल में हुआ था, यानी कि जब इन्होंने अपने आप को शक्तिशाली रूप में स्थापित कर लिया, उसके बाद में जहाँ तक पीछे इनका इतिहास था वहाँ तक का इतिहास इन्होंने स्वतंत्र मान लिया। इसके बाद हम देखते हैं विक्रम संवत। जो 2 संवत प्रमुख चलते हैं, विक्रम संवत और शक संवत।
विक्रम संवत जो कि 58 शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ और शक संवत जो कि 78 शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ। ऐसे अन्य युग जो लगभग 2 शताब्दियों तक बने रहे। यह दोनों संवत भी संभवतः राजसी मूल से हैं, यानी कि राजाओं द्वारा शुरू किए गए हैं। लेकिन कौन से राजाओं से संबंध है, इस पर सर्वसम्मति नहीं है, क्योंकि विक्रम संवत विशेषकर इस दृष्टिकोण से भ्रामक है कि प्राचीन भारत में बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य कोई नाम नहीं था, विक्रमादित्य एक उपाधि थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध रहे गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। इस उपाधि को अपनाया और हमारे पास यह सुनिश्चित करने का कोई भी जरिया नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है कि वो विक्रमादित्य कौन सा था जिसने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि जो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने ही विक्रम संवत की शुरुआत की थी। दोस्तों, शक संवत की शुरुआत सबसे अधिक प्रख्यात कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल से मानी जाती है। कुषाण और शक दोनों ही मध्य एशिया के विभिन्न जनसमूह थे, यानी कि कुषाण एक अलग जनसमूह था और शक एक अलग जनसमूह था। जो संभव दिखता है वह यह है कि शक शब्द विदेशियों के लिए एक जातिगत शब्द के रूप में और कुषाणों से शुरू होने वाले युग के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। इस प्रकार ये चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट होती हैं। यानी कि शक के दो अर्थ थे, एक शक जाति भी थी और दूसरा शक एक टाइम पीरियड भी था जो कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होती है जो हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन का दृष्टिकोण है, या फिर प्राचीन भारत से हमें किस प्रकार के इतिहास लेखन के स्रोत मिलते हैं, उससे संबंधित ये चैप्टर था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, साधारण और असाधारण में अंतर सिर्फ थोड़ी सी अधिक मेहनत का है। जो साधारण है वो मेहनत करते हैं और जो असाधारण है वो उनसे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए आप अगर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो आप भी असाधारण बन सकते हैं। फिर मिलेंगे अपने ही अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।